बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। मामलात आजकल चल भी इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। जितनी सियासत है वो वहीं से नज़र आ रही है का रुख इख्तियार करेगी। 300 वकला ने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा है और उन्हें कहा है कि अपना किबला दुरुस्त करें। लेकिन उससे पहले काजी फायज़ ईसा साहब कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सुनाने जा रहे हैं और सबको पता है उस फैसले में क्या होगा। रिटायर्ड जजेस का एक प्रपोर्शन डेडिकेट कर दिया जाएगा कि आधे रिटायर्ड जज लगा लें, आधे हाजिर सर्विस लगा लें। जितने सेंसिटिव हल्के हैं, मरियम नवाज का होगा, शहबाज शरीफ का होगा, हमजा का होगा या फिर नवाज शरीफ का होगा, वहाँ आएगा रिटायर्ड जज। और बाकी जहाँ जहाँ पे हाँ, इस्लामाबाद के 3 हल्के, और जहाँ बाकी उन्हें कोई मसला नहीं है, जहाँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई प्यादा उड़ता है उड़ जाए लेकिन शाह को मात ना हो, वहाँ पर होंगे हाजिर सर्विस जज, जो सर्विंग जज है। इस खत का असर क्या होगा और जो कल फैसला आने वाला है उसका असर क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, आज का जो खत आया है ये वकला की तरफ से 317 कुल वकला हैं, जिसमें सीनियर वकला भी शामिल हैं, जो यंग जो एक जनरेशन है, जो नए आने वाले जो वकला हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए नए जजेस बने, हाई कोर्ट के जजेस वकला बने, उनकी तरफ से भी खत लिखा गया है। ये बुनियादी तौर पर एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है वकला को कि अगर जो है वो ये जजेस जो हैं वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो ये वही पीसीओ वाले जजेस बन जाएंगे। और जो अदालतें बनेगी जो हमने 2007 में देखा, आपने जो 2007 में देखा, उस वक्त तो गालबन में छोटा था। तो दूसरी चीज़ ये यकीनन में छोटा था। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो फिर ये पीसीओ कोर्ट की अदालत, पीसीओ से पहले जजेस बने थे, अब पीसीओ अदालत जो है वो वहाँ पे बन जाएगी। दूसरी चीज़ उनकी तरफ से ये कहा गया, इस सारे जो अगर आप खात को पढ़ें, खात के अंदर ये कहा गया है कि अगर ये जो जजेस हैं, जजेस का काम जो सुपीरियर कोर्ट्स के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो जाएं या फिर हाई कोर्ट्स के जजेस हो जाएं, उनका ये काम है कि वो जो इंसानी हुकूक हैं जो उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और उन्हीं की ज़िम्मेदारी है वो आइन और कानून की जो है वो तशरीह करें और उसकी भी जो है वो हिफाजत करें। अब अगर इस तरीके मुजवज़ा जो आइनी तरमीम है, ये बुनियादी तौर पे जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से ये ख़त लिखा गया है कि अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे, अगर ये मामला इस तरह चलता रहा तो फिर ये होगा कि जो एक तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। ये तो आम फहम सी बात है कि क्योंकि उसमें ये जिक्र किया गया है कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या वो ताकतें जो ये चाहती हैं कि उनके नंबर पूरे हैं और आइन मुजवज़ा आइनी तरमीम की जाए, जजेस के अंदर या अदलिया के अंदर जो है तोड़ फोड़ की जाए, अपनी मर्जी से जजेस को उठा के इस तरफ लिए जाए, मुख्तलिफ हाई कोर्ट में लेके जाया जा सके। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बुनियादी तौर पर उनका एक टारगेट था जिसको वकला ने ये टारगेट किया और उसमें ये बताया कि अगर वो कोर्ट बनती है इस तरीके की मुजवज़ा या इस तरीके से आइनी तरमीम से तो वो यकीनन एक पीसीओ जो है वो अदालत होगी, क्योंकि जो ये तरमीम करना चाह रहे हैं उनके पास इस वक्त नंबर पूरे नहीं है और वो जो नंबर पूरे करने के लिए हमेशा वही काम करेंगे जो आपने देखा होगा 2021 में या 22 में जिस वक्त इमरान खान साहब को उतारा गया था, वो वाला एक टेक्निकल टर्म या फिर एक तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, सिंध हाउस भरा गया था। ये बुनियादी तौर पर उस तरफ ये इशारा है कि इस तरह की हरबे इस्तेमाल करके ये मुजवज़ा आइनी तरमीम को पेश किया जाएगा। फिर आइनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है, इसका नुकसान पाकिस्तान की अदलिया को होगा, पाकिस्तान के जो लॉ काले कोर्ट वाले जो लोग हैं उसमें वकला हैं या जजेस हैं उनको होगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनकी जो पामालियाँ हुई हैं माजी के अंदर या 1-2 साल के अंदर अभी तक जो हो रही हैं, इनमें मज़ीद इजाफा होगा और जो जजेस हैं उनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। हुकूमत वो अभी भी हो रहे हैं, उस वक्त ज़्यादा आसानी से करेंगे ना। अब तो ये है कि अगर कोई बेंच बनता है, कहीं ना कहीं हुकूमत को डर होता है कि कोई जज इस तरह की ऑब्जर्वेशन ना दे दे जिससे हुकूमत एक्सपोज हो जाए। लेकिन जिस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाएगी, उनके पास इख्तियारात दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहाँ पे चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट के मिसाल के तौर पर करामत साहब, आपके खिलाफ अगर कोई फैसला आता है, ठीक है, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट अपनी मर्जी के जजेस जो है वो लगाती है और हुकूमत वहाँ से अपनी मर्जी से जो है वो उससे फैसला ले सकती है, क्योंकि प्लान ही है उनका, बिल्कुल ऐसे ही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक तो काजी साहब का जिस तरह का रवैया चल रहा है, अब ये कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं काजी साहब अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो उनको बाद में जिसका अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ बना दिया जाएगा, ये भी बातें चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त जो हैं काजी साहब, अगर अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बन जाते हैं जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाती है। जो तरमीम के अंदर मैंने जो, क्योंकि ओरिजिनल ड्राफ्ट तो किसी को नहीं पता किसके पास, अभी उन्होंने दिखाया नहीं, जिन्होंने दिखाया भी नहीं है और ख़त के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र है कि उसको तो पता ही नहीं है ड्राफ्ट के अंदर कि उसके अंदर है क्या चीज़, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर अमेंडमेंट की जा रही है।
तो वो उस वक्त जो चीफ जस्टिस होगा उस कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा। वो इस तरह की सारी जो चीजें, और ये जो चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट के जितने वो काले पूर्ण बने हुए हैं उन सबको उस जज के नीचे बिठाया जाएगा। सबसे खतरनाक चीज ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर काजी फायज ईसा साहब, जितने भी इशारे इस वक्त मिल रहे हैं वो ज़ाहिर है सारे पाकिस्तान जानता है कि काजी साहब के लिए ये कोर्ट बनाई जा रही है और उन्हें वहाँ पर सरबराह लगाना है, तो ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनूई साहब हैं ना, ये उनके साथ नीचे बैठेंगे। उसका प्लान ये है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 जजेस, वो 5 जजेस पर मुश्तमिल मेरे ख्याल जी 5 पर होगी। अब तो वो फिर उनको जो है वो आईनी मामलात वो सारे देखेंगी। 187 मुकदमात हैं जो आईनी और सियासी किस्म के इस वक्त पेंडिंग हैं, जो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। और लाखों मुकदमात हैं जो आम आवाम के हैं, जिनके लिए कोई स्पीडी ट्रायल कोड या इस तरह की आईनी तरमीम नहीं आ रही। 187 केसेस के लिए ये आईनी, लेकिन काजी साहब ने 2 जजेस तो लगाए ना कि फौजदारी के दूसरे मुकदमात सुने। लेकिन अब दिलचस्प चीज आप देखें कि वो जो नए 2 एडॉक जजेस आए, उनका काम था कि अवामी मसाइल को सुना जाए, जो इमरजेंसी के जिसको आप कह सकते हैं अर्जेंट केसेस हैं, वो फौजदारी के वो मुकदमात सुने और फैसला करें। अब हैरानकुन तौर के ऊपर आपको याद होगा जस्टिस सिजाद मलिक साहब लाहौर से, उनको यहाँ पे एविलिएट किया गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनको यहाँ पे लाके बिठाया गया। अब आप काजी साहब के गेम क्या, शहजाद मलिक साहब, हुआ ये कि वो जो एडॉक जजेस हैं वो आईनी मुकदमात सुन रहे हैं और मलिक साहब जो हैं वो फौजदारी मुकदमात सुन रहे हैं। आज अगले ये जो कल से जो शुरू होगा जो हफ्ता, इसकी जो मैंने काज लिस्ट देखी, इस काज लिस्ट के अंदर सारे फौजदारी के मुकदमात उनके पास है। अच्छा जी, 63A वाला मुकदमा वो सुनेंगे जनाब एडॉक जज साहब हैं जो वो, क्योंकि पहले उसका फैसले में थे ना, उस बेंच में थे। देखें एक जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंदोखेल साहब और आलम साहब, ये उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने 63A का 2022 में फैसला दिया था। मई 2022 में जब आया था तो वो बेंच ही फिर आगे कंटिन्यू करेगा। बेंच तो फिर आगे कंटिन्यू 3 जज उसमें हैं, लेकिन जज रिटायर हो गया। मिसाल के तौर पर अगर वो एडॉक जज ना होते, उसके पास इख्तियारात उतने ही होते, इख्तियारात तो होते हैं, लेकिन इसको ये फायदा होता है कि इसके साथ पेंशन, तनख्वाह के साथ पेंशन भी आ रही है, डबल में इतनी होती है, सीनियर होते हैं कहीं जजेस। तो अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला आएगा, काजी साहब को गैस करना मुश्किल काम है, वो क्या फैसला देंगे। दूसरी चीज़ ये देखें, काजी साहब को ना एक चेक बैक मिला था अकील अब्बासी साहब की तरफ से, हाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले, याद होगा, उन्होंने कहा कि जिस जो ट्रिब्यूनल मैंने बनाए, इलेक्शन कमीशन हमारे सामने खड़ा है, इनकी तरफ से कोई इतराज़ नहीं किया गया। हाँ, आप इस मामले में क्यों एतराज़ कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देखें सिंध के अंदर क्यों नहीं मामला ख़राब किया इन्होंने पता था वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे बड़ी ऐसी ताकतें नहीं है कि जो आगे जिनको आप हटाएंगे तो कोई रोला होगा। यहाँ पे पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर मामला ये है कि जो चीज़ें आपने जो यहाँ पे हुआ है वो सबके सामने है कि क्या हुआ है। आपके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म्स पड़ेंगे वो सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। हाँ, कि इन तमाम हल्कों में जो बड़े, जिस तरह आपने नवाज शरीफ साहब का, दीगरों का नाम लिया और इस्लामाबाद के 3 हल्के, इसमें अंदर क्या हुआ है। अब जिस वक्त ये ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला खुलेगा तो उस वक्त तो सारे मामला एक्सपोज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी वहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई उसका कंडक्ट क्या रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनका जो रगड़ा लगा है, जो उनका एक चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की है सुप्रीम कोर्ट के आज जजेस ने, वो भी कम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा या फिर इसके ऊपर, अगर वो कहते हैं जी कि आधे आप जो है वो रिटायर्ड जजेस रख लें, आधे आप हाजिर सर्विस जजेस रख लें, ये सबको पता है। वो तो इशारा दे चुके हैं उस दिन, शार्ट आर्डर से पहले काजी साहब उन्होंने कहा नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दें। अब जिस तरह आपने पहले बात की होगा तो वैसे ही, क्योंकि कॉमन सी बात है कि खतरे मुश्किलात में नहीं डालना चाह रहे, तरीके इंसाफ है वहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, ये सबको पता है। वो भी है। अब दूसरी चीज़ ये है, अब दिलचस्प चीज़ एक और भी है ना। अब मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट, मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी हुआ है ये एक्ट। हाँ, अगर कोई हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में अगर ये उड़ जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया अली बुखारी साहब लोगों ने, अगर ये उड़ जाता है फिर क्या होगा, फिर दोबारा कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ये देखें कि जिस वक्त पहले उन्होंने अपने बना दिया ट्रिब्यूनल, शहजाद मलिक साहब ने अपने नाम भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस मंदोखेल साहब की कि अगर रिटायर्ड जजेस लगे या हाजिर सर्विस जजेस लगे, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने मुतलका चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है जी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये इख्तियार भी, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है, वो भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है, इसके ऊपर भी डायरेक्शन आएगी कि जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करने है चीफ मुतलका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने करने। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नाम मांगता है, वो 20 नाम भेजता है, 30 भेजता है, जितने भी भेजता है,
इलेक्शन इसके अपॉइंटमेंट, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये अपॉइंटमेंट नहीं है कि किसी के वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की, कि वो जुडिशल साइड के किसी बंदे की अपॉइंटमेंट कर सके या तकर्रुर तबादला कर सके, ये चीज़ों क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सुप्रीम जिस वक्त इलेक्शन कमीशन लिखेगा तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस लिस्ट भेजेगा कि ये जजेस मैंने मेरी तरफ से अपॉइंट कर दिए गए, ठीक हो गया। उसके अंदर दूसरी चीज़ ये हो सकती है, अपॉइंट हो गया, ये इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई कर सकता है। तो दूसरा रास्ता इसके अंदर ये है कि अगर वो 10 जजेस का नाम भेजता है, इलेक्शन कमीशन या तो ये कह सकता है कि हमें ट्रिब्यूनल काम चाहिए या हमें ट्रिब्यूनल ज़्यादा चाहिए, हमें जजेस ज़्यादा दो, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ट्रिब्यूनल बढ़ाएंगे अगर आप ट्रिब्यूनल, तो उसमें भी आपको फिर वही चीज़ तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए जो आपने पहले किया हुआ है। दो काम नहीं हो सकते। अगर आप इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रिब्यूनल अदर सर्विस जजेस का लगाता है ये पूरा, ठीक हो गया, वहाँ पर वो कह रहा है जी कि हमने पुराने कानून की जो है वो उसके ऊपर अमल किया है। दूसरा जो एक्ट बन गया उसके अंदर उन्होंने रिटायर्ड जजेस लगा दी। इसका मतलब है कि एक आपने एक हिसाब पहले कानून का मान लिया, जो ट्रिब्यूनल लगा दिया, दूसरे जो ट्रिब्यूनल आपने लगाए वो अमेंडमेंट के बाद लगाए। अब सवाल ये है कि कौन सी अपॉइंटमेंट को हम दुरुस्त समझें, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो पहले अदर सर्विस वाला जो अमेंडमेंट थी 2021-22 में जो पीडीएम ने की थी उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हमने जो है अदर सर्विस जजेस को अपॉइंट किया है, उसके बाद अमेंडमेंट आ जाती है 2024 के अंदर कि आप जो है वो रिटायर्ड जजेस को लगाएं। आप आधे अदर सर्विस लगा देते हैं, आधे रिटायर्ड लगा देते हैं, इससे कंट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी इलेक्शन एक्ट के अंदर ही। सही कि आपने दो तरफ कैसे आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि इसी हफ्ते के अंदर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के अंदर। जी, आपको मैंने आपके व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि जो नून लीग के लोग हैं वो अब अपनी दरख्वास्त में अमेंडमेंट करेंगे। अब दिलचस्प चीज़ ये होगी कि मंगल वाले दिन या 1 तारीख को जिस वक्त वो अमेंडमेंट लेके आएंगे अपनी दरख्वास्त के अंदर, क्या ग्राउंड लेके आएंगे वो बड़ा दिलचस्प होगा। अब कौन से ग्राउंड हैं सही, वो ग्राउंड देखने वाले वो तो फिर उनकी मुआवनत के लिए पहले भी इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, अब भी उनकी मुआवनत इलेक्शन कमीशन ही करेगा। लेकिन लगता यही है कि 8 फरवरी को जो हो चुका, अब कारपेट छोटा पड़ गया है। जितने सर अदारे हैं और जितने खुफिया इदारे हैं वो उस धांधली को उस कारपेट के नीचे छुपाने में, कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। एक साइड कवर करते हैं तो दूसरी साइड से कोई मामला निकल आता है। होता है ना, कारपेट पड़ी और तेज हवाएं तो कारपेट उठ जाती है, गंद सारा। हाँ, कारपेट छोटा पड़ गया और धांधली जो है वो कारपेट से बाहर निकल रही है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट, हर तरफ से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और काजी साहब जो इस निज़ाम की गारंटी हैं वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर भी वही डंडी मारने जा रहे हैं जो उन्होंने बल्ले के छीनते वक्त की थी, लेवल प्लेइंग फील्ड पर की थी, फिर जो उन्होंने अभी तक धांधली का केस ना लगा के की है। जो बंदे उठाए गए, पीटीआई दरख्वास्तें लेके गई, उस पर एक लफ्ज़ काजी साहब अब तक नहीं बोले। मखसूस नशिस्तों के मामले में काजी साहब जितने तड़प रहे हैं वो सारा पाकिस्तान जानता है और देखने वाले यही देखेंगे कि ये जो इलेक्शन है इनको तारीख में इंतहाई स्याह तरीन इलेक्शन लिखा जाएगा और मैंडेट चोरों को हमेशा मैंडेट चोर ही लिखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि मुख्तलिफ निशानों के साथ कैंडिडेट्स को वोट पड़े, बग़ैर कैंपेन के पड़े, बग़ैर गाड़ियों में भर भर के पोलिंग स्टेशन पर लाने के पड़े और सिर्फ उस शख्स के नाम पर पाकिस्तानियों ने वोट डाले जो जेल में गया था, जिसके हाथ पांव बांध के मैदान से बाहर किया गया था कि दूसरी पार्टीज़ को मौका फराहम किया जाए कि वो ये खुला मैदान उससे इंजॉय करें और मेला लूटें। लेकिन ऐसा आज की तारीख तक, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं हुआ। करामत मुगल और इब्राहिम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।